स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं रायन सेरहंत की किताब सेल इट लाइक सेरहंत पर, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक शर्मीला सा संघर्ष करने वाला एक्टर न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा रियल एस्टेट ब्रोकर आखिर बना कैसे। बिल्कुल। और ये किताब मतलब सिर्फ सेल्स की तरकीबों के बारे में नहीं है, ये असल में एक सोच के बारे में है, एक मानसिकता के बारे में है। आज हम यही समझेंगे कि सेरहंत के हिसाब से कामयाबी का वो राज क्या है, वो कौन सी रणनीतियां हैं जो असल में काम आई। चलिए तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही किसी फिल्म की तरह है। रायन सेरहंत ने अपना रियल एस्टेट करियर 15 सितंबर 2008 को शुरू किया। हाँ, और ये तारीख बहुत अहम है क्योंकि ठीक इसी दिन लेमन ब्रदर्स ने दिवालिया होने की अर्जी दी थी। मतलब दुनिया भर में आर्थिक मंदी की शुरुआत हो चुकी थी। शायद इतिहास का सबसे खराब दिन था रियल एस्टेट में कदम रखने के लिए। हर कोई डरा हुआ था। बिल्कुल, कोई कुछ खरीदना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं रहा था। और इसका नतीजा ये हुआ कि अपने पहले साल में उन्होंने सिर्फ $9,000 कमाए। ये उस आत्मविश्वास से भरे इंसान से बिल्कुल अलग है जिसे हम आज टीवी पर देखते हैं। वो खुद बताते हैं कि बचपन में वो काफी शर्मीले थे, वजन भी ज्यादा था। हाँ, और लोग उन्हें रायन द लायन की जगह क्रायन रायन यानी रोने वाला रायन कहकर चिढ़ाते थे। तो सवाल यही है कि ये बदलाव आया कैसे। एक शर्मीला एक्टर जो किराया देने के लिए भी जूझ रहा था, एक सेल्स मशीन कैसे बन गया। यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ, वो जेसिका वाली घटना। वो एक क्लाइंट जेसिका को एक अपार्टमेंट दिखाने ले जा रहे थे। अच्छा। उन दिनों स्मार्टफोन तो थे नहीं, तो वो कागज के नक्शे का इस्तेमाल कर रहे थे और न्यूयॉर्क की गलियों में खो गए। 20 मिनट तक भटकने के बाद जेसिका इतनी नाराज हुई कि वो उन पर चिल्लाई, तुम्हें इंसानों को अपार्टमेंट दिखाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ओहो। और टैक्सी लेकर चली गईं। ये तो बहुत अपमानजनक रहा होगा और शायद ही उनके लिए सबसे बुरा पल था। बिल्कुल, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। ऑफिस में बेन कैनेडी नाम का एक और ब्रोकर था जो चुपचाप दिन भर में कई डील कर रहा था, जबकि रायन के हौथ खाली थे। तो इसी सबसे तंग आकर उन्होंने अपने बड़े भाई जिमी को फोन किया। हाँ, और उन्हें उम्मीद थी कि भाई से कुछ हमदर्दी मिलेगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। भाई ने उनकी सारी शिकायतें सुनी और फिर सीधे कहा, इतनी छोटी मोटी बातों पर रोना बंद करो। अगर बेन कैनेडी ये कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। और फोन काट दिया। यही वो सख्त सलाह थी जिसने उन्हें झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वो हालात को कोस रहे थे जबकि उन्हें मेहनत करनी चाहिए थी। मतलब कोई सहानुभूति नहीं, सीधी और कड़वी सच्चाई। हाँ। और इसी बौखलाहट में वो बेन कैनेडी के पास गए होंगे, ये सोचकर कि शायद वो कोई जादुई फॉर्मूला बता देगा। हाँ, लेकिन बेन ने साफ मना कर दिया, बोला मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। और इसी अनुभव से उन्हें अपनी पहली और सबसे बड़ी सीख मिली, जो इस किताब का सार है। क्या थी वो? कि आपकी सफलता का रहस्य आपको कोई और नहीं बताता, वो आपको बाद में ही पता चलता है। आप उसे तब तक पहचान नहीं पाते जब तक आप उस रास्ते पर चल नहीं लेते। आपको अपना फॉर्मूला खुद बनाना पड़ता है। मतलब सफलता का कोई रेडीमेड नक्शा नहीं होता, आपको सड़क पर उतरकर अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। और शायद यही वो पहली चीज थी जो उन्होंने बदली। उन्होंने पहल करना शुरू किया। बिल्कुल, और यहीं से उनके मूल सिद्धांत बनने शुरू हुए। पहला था पहल करना, इनिशिएटिव। उन्होंने महसूस किया कि वो भले ही सेल्स में नए थे, लेकिन एक एक्टर के तौर पर उनके पास कुछ खास हुनर थे। जैसे लोगों के हाव भाव पढ़ना, स्क्रिप्ट जल्दी याद करना, और सबसे जरूरी रिजेक्शन यानी ना सुनने की आदत। उन्होंने अपने उस अनुभव को अपनी ताकत बना लिया। और यहाँ से उनकी एक और बड़ी सीख निकलती है। ज्यादातर लोग पहले करियर चुनते हैं और फिर उसमें सफल होने की उम्मीद करते हैं। सेरहंत का नजरिया उल्टा है। वो कहते हैं पहले सफलता को चुनें, फिर उसके हिसाब से करियर में ढल जाएं। सही बात है। उनका लक्ष्य बस सफल होना था और रियल एस्टेट उस तक पहुंचने का एक जरिया बन गया। और एक बार जब आप मैदान में उतर जाते हैं तो दूसरा स्तंभ आता है सहन शक्ति, एंड्योरेंस। वो सेल्स को मैराथन और स्प्रिंट रेस का मिश्रण मानते हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ सौदे महीनों तक चलते हैं और कुछ घंटों में हो जाते हैं। आपको दोनों के लिए तैयार रहना होगा। इसी से जुड़ा उनका एक दिलचस्प सिद्धांत है, बॉल्स अप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक समय में सिर्फ एक डील पर अपनी सारी उम्मीदें टिकाने के बजाय एक साथ कई डील्स पर काम करना। आप इसे सेल्स में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरह देख सकते हैं। अच्छा। हर डील एक निवेश है और आप अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में तो नहीं लगाना चाहेंगे। उनका मानना है कि एक डील को संभालने में उतनी ही दिमागी ऊर्जा लगती है जितनी 6 डील्स में। और जब आपके पास कई विकल्प होते हैं तो शायद आपका जोखिम बढ़ जाता है और आप ज्यादा आत्मविश्वास से बात कर पाते हैं। बिल्कुल,
एक डील के फेल होने का डर आपको पंगु नहीं बनाता। और डर की बात करें तो उनका एक और सिद्धांत है, डर को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना। ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, वो कहते हैं कि वो हर सुबह इस डर के साथ उठते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये एक क्लासिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। मतलब कुछ खोने का डर कुछ पाने की इच्छा से ज्यादा शक्तिशाली होता है। कई लोगों के लिए हाँ, सेरहंत ने बस उस भावना को पहचानकर उसे अपने सिस्टम का हिस्सा बना लिया। उन्हें वो दिन हमेशा याद रहता है जब आर्थिक मंदी के दौरान एक दही खरीदने के लिए उनका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गया था। वो उस अपमान और लाचारी की भावना को कभी नहीं भूले और वही भावना उन्हें हर रोज मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ डर नहीं है। डर और आत्मविश्वास के बीच एक संतुलन जरूरी है। आत्मविश्वास के बिना आप पहला कदम ही नहीं उठा सकते, लेकिन सिर्फ आत्मविश्वास आपको अहंकारी बना सकता है। डर आपको जमीन से जोड़े रखता है। और इसी आत्मविश्वास ने उन्हें ऐसे जोखिम उठाने की हिम्मत दी जो कोई और नहीं लेता। ये हमें उनकी सबसे मशहूर कहानी पर लाता है, मिस्टर एक्स की कहानी। हाँ, ये उनके हाँ कहने के सिद्धांत का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्हें मिस्टर एक्स ऑफ एटलांटिस नाम के किसी व्यक्ति से एक बहुत ही अजीब और संदिग्ध सा ईमेल मिला। बस एक ईमेल? हाँ, उसमें बस इतना लिखा था कि मैं न्यूयॉर्क में एक बड़ा निवेश करना चाहता हूँ, कृपया मदद करें। ज्यादातर लोग इसे स्पैम समझकर डिलीट कर देते, लेकिन सेहरांत ने जवाब में सिर्फ एक शब्द लिखा, हाँ। और इसके बाद जो हुआ वो किसी जासूसी फर्म जैसा लगता है। मिस्टर एक्स ने $8.2 मिलियन के अपार्टमेंट के लिए ऑफर दिया, लेकिन फिर अचानक गायब हो गए। हाँ, कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं। तब रायन ने एक और साहसिक कदम उठाया। उन्होंने एक नाटकीय ईमेल भेजा जिसमें लिखा था, मैं पेरिस आ रहा हूँ, वहीं मुलाकात करके डील पूरी करते हैं। और मिस्टर एक्स ने जवाब दिया, कल कैसा रहेगा? बिल्कुल। अब ये सुनने में तो कमाल है, लेकिन ये बहुत जोखिम भरा भी था। अपनी जेब से पैसे खर्च करके पेरिस चले जाना बिना किसी पक्की अपॉइंटमेंट के। तो क्या ये रणनीति हर किसी के लिए काम कर सकती है? ये एक अच्छा सवाल है, और इसका जवाब उनके एक और सिद्धांत में छिपा है। आमने सामने की मुलाकात की ताकत को कभी कम मत समझो। सेरंत को पता था कि अगर ये डील करनी है तो उन्हें उस व्यक्ति के सामने बैठना होगा। पेरिस पहुंचकर पता चला कि मिस्टर एक्स के ऑफिस का पता एक खाली पार्किंग लॉट का है। मतलब सब कुछ झूठ था। उस वक्त तो उनकी उम्मीद टूट गई होगी। बिल्कुल। घंटों इंतजार करने के बाद मिस्टर एक्स ने उन्हें एक बार में बुलाया। वहां वो बॉडीगार्ड से घिरे हुए थे और डील की बात करने के बजाय सुबह 3 बजे तक सिर्फ महंगी वॉडका पीते रहे। तो ये एक तरह की परीक्षा थी? हाँ, ये देखने के लिए कि रायन कितनी देर टिकते हैं। और रायन ने अपना अहंकार एक तरफ रखा और उस खेल में शामिल हो गए। वो जानते थे कि यहाँ बात अपार्टमेंट की नहीं बल्कि रिश्ते और भरोसे की हो रही है। आखिरकार नशे की हालत में उन्होंने मिस्टर एक्स से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिए। ये उनके एक और सिद्धांत को साबित करता है। डील को क्लोज करने का मतलब है अपने अहंकार को हर समय काबू में रखना। सही बात है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। न्यूयॉर्क वापस आकर पता चला कि डिपॉजिट के पैसे नहीं आए हैं। ओहो, और ड्रामा? हाँ, कई दिनों के तनाव के बाद $820,000 का वायर ट्रांसफर हुआ, लेकिन असली ड्रामा तो क्लोजिंग वाले दिन हुआ। क्या हुआ उस दिन? ले में एयरपोर्ट ले गए। रायन को एक पल के लिए लगा कि उनका अपहरण हो रहा है। मैं भी यही सोचता। लेकिन एयरपोर्ट पर मिस्टर एक्स ने एक प्राइवेट 747 जेट खरीदा और फिर रायन से कहा, अब मैं क्लोजिंग के लिए तैयार हूँ। क्या मतलब उन्होंने एक अपार्टमेंट खरीदने के रास्ते में एक हवाई जहाज खरीद लिया? हाँ हाँ, अविश्वसनीय है। उस आदमी के लिए $8.2 मिलियन कुछ भी नहीं थे। और ये कहानी उनके एक और सिद्धांत को भी दर्शाती है। लगभग हर बिक्री में कोई ना कोई अड़चन आएगी ही। आपका लक्ष्य उस नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक में बदलना है। और वो एक डील उनके लिए $250 मिलियन से ज्यादा के बिजनेस में बदल गई। बिल्कुल। इस एक सौदे से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। और ये धैर्य और लगातार कोशिश करते रहने का ही नतीजा था। ये हमें उनके एक और मुख्य सिद्धांत पर लाता है, फॉलोअप की कला। हाँ, वो अपनी सफलता का बहुत बड़ा श्रेय फॉलोअप को देते हैं। उन्होंने इसे 3F के एक आसान से सिद्धांत में बांटा है, फॉलोअप, फॉलो थ्रू और फॉलो बैक। चलिए पहले F से शुरू करते हैं, फॉलोअप। इसके लिए सेबेस्टियन लॉक की कहानी सबसे अच्छी है। सेबेस्टियन की पत्नी ने रायन को टीवी पर देखकर फोन किया था। उन्होंने 1 साल तक रायन के साथ कई अपार्टमेंट देखे, लेकिन कुछ खरीदा नहीं। ज्यादातर ब्रोकर ऐसे क्लाइंट को छोड़ देते ये सोचकर कि वो सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन रायन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अगले 5 सालों तक हर 3 हफ्ते में
उन्हें एक ईमेल भेजना जारी रखा, बिना किसी जवाब की उम्मीद किए। 5 साल तक? हाँ, और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि उनके फॉलोअप ईमेल्स सिर्फ ये नहीं पूछते थे कि क्या आप अभी भी खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। वो हमेशा कुछ काम की जानकारी भेजते थे, बाजार के नए अपडेट्स, नई लिस्टिंग्स या कोई दिलचस्प लेख। वो एक रिश्ता बनाए रख रहे थे। और इसका नतीजा क्या निकला? 5 साल और 100 से ज्यादा फॉलोअप ईमेल के बाद सेबेस्टियन ने फोन किया। उनका बजट अब $3 मिलियन से बढ़कर $15-20 मिलियन हो गया था। वाह! और उन्होंने रायन को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि उनके शब्दों में तुम ही वो अकेले इंसान थे जो इतने लंबे समय तक संपर्क में बना रहा। वो डील आखिरकार $17 मिलियन में हुई। ये दिखाता है कि धैर्य की क्या ताकत है। अब आते हैं दूसरे एफ पर, फॉलो थ्रू। इसका सीधा सा मतलब है जो आप कहते हैं वो करना, अपनी विश्वसनीयता बनाना। जैसे क्लाइंट कैंपल किलियन की कहानी है। एक डील पूरी होने के बाद भी कैंपल अक्सर रायन से रियल एस्टेट के बारे में सवाल पूछते रहते थे। अच्छा, डील के बाद भी? हाँ, एक बार तो उन्होंने आयोवा में एक घर के बारे में भी सलाह मांगी जिसका रायन के न्यूयॉर्क के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था। रायन ने हमेशा उनकी मदद की, भले ही उसमें कोई तुरंत का फायदा न हो। और इसी रिश्ते को बनाए रखने का नतीजा ये हुआ कि कुछ साल बाद कैंपल ने रायन के साथ $36 मिलियन का एक अपार्टमेंट खरीदा। बिल्कुल, और आखिरी एफ है फॉलो बैक। ये उन पुराने क्लाइंट्स या उन लोगों के साथ संपर्क में रहने के बारे में है जिन्होंने आपको काम पर नहीं रखा। ये थोड़ा अजीब लगता है, उनसे संपर्क क्यों रखना जिन्होंने आपको काम नहीं दिया? क्योंकि हालात बदलते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण डेवलपर जोनाथन स्टर्न का है। रायन उनसे एक पार्टी में मिले। स्टर्न के पास पहले से एक ब्रोकर था, लेकिन रायन ने उनके और उनके पार्टनर के साथ महीनों तक संपर्क बनाए रखा, बिना किसी उम्मीद के। हाँ, वो उन्हें मार्केट की रिपोर्ट भेजते, कभी कभी सिर्फ हेलो कहने के लिए मैसेज करते। और 6 महीने बाद स्टर्न ने रायन को फोन किया। उन्होंने कहा कि वो अपने पुराने ब्रोकर से खुश नहीं है और रायन की लगातार पहुंच ने उन्हें प्रभावित किया है। और रायन ने वो प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। और सिर्फ हासिल नहीं किया, 90% यूनिट्स 6 महीने में बेच दी। और एक और मजेदार उदाहरण है, जब एक दूसरे डेवलपर ने उन्हें काम नहीं दिया तो रायन ने उनके ऑफिस में 10 फुट का एक अंजीर का पेड़ भिजवा दिया। 10 फुट का पेड़, जिसपे एक नोट था इम्पैक्ट। ये तो मतलब बहुत हिम्मत का काम है। ये तो उल्टा भी पड़ सकता था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन ये यादगार था। और नतीजा, 2 साल बाद उसी डेवलपर ने उन्हें फोन किया और ब्रुकलिन की सबसे ऊंची इमारत बेचने का काम दिया। वो पेड़ आज भी उनके ऑफिस में है। कमाल है। फॉलो बैक का मतलब है खुद को लोगों के दिमाग में जिंदा रखना। बिल्कुल, ताकि जब उन्हें जरूरत पड़े तो सबसे पहले आपका नाम याद आए। तो अगर हम सिरहंत की किताब की सारी बातों का सार निकालें तो ये सिर्फ बेचने के गुर नहीं है, ये पूरी तरह से एक मानसिकता है। कुछ मुख्य बातें जो सबसे अलग नजर आती हैं। पहल करें, सफलता का इंतजार ना करें। सहन शक्ति बनाए रखें, क्योंकि ये एक लंबी दौड़ है। अपने डर को नजरअंदाज ना करें, बल्कि उसे आगे बढ़ने के लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल करें। और अवसरों के लिए हाँ कहें, भले ही वो शुरू में जोखिम भरे या अजीब लगें। और हमेशा याद रखें, कनेक्शन पहले आता है, उत्पाद बाद में। हाँ, रिश्ते बनाना ही बिक्री के असली कुंजी है। और आखिर में वो 3 F का नियम, फॉलो अप, फॉलो थ्रू और फॉलो बैक में महारत हासिल करना। जो बात इन सब में सबसे अलग है वो ये है कि ये सिद्धांत सिर्फ सेल्स के लिए नहीं है, ये किसी भी करियर या व्यक्तिगत लक्ष्य में लागू हो सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि सफलता कोई जादुई घटना नहीं है, बल्कि ये लगातार की जाने वाली छोटी छोटी सही क्रियाओं का नतीजा है। ये एक सिस्टम बनाने के बारे में है। बिल्कुल। और ये हमें श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार पर लाता है। रायन सिरहांत की सारी रणनीतियां अथक परिश्रम और गहरे व्यक्तिगत संबंधों पर बनी है। पर सोचने वाली बात यह है कि आज के डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है, जहां AI और चैटबॉट रिश्तों की जगह ले रहे हैं, क्या इस तरह का व्यक्तिगत समय लेने वाला फॉलोअप आज भी उतना ही प्रभावी है? या शायद इसी वजह से ये और भी ज्यादा मूल्यवान हो गया।